एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा पीवाई की सीरीज चल रही है उसमें जो टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 217। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का सबसे वरिष्ठ राज्यपाल, भारत के महालेखा परीक्षक। तो कौन करेंगे? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। भारत का राष्ट्रपति अधिनियम 1969 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश बतौर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद की जो अवधि है वो होती है 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 56 क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का प्रावधान है और भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है और भारत में के वर्तमान और 16 में महान्यायवादी आर वेंकटमणि थे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो डैश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। कानून मंत्रालय में सचिव, कानून विश्वविद्यालय के डीन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार के अनुच्छेद 76(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी तथा विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ की कार्यकारी शक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो संघ की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है और 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 127 में क्या है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है और 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल है। 76 में क्या है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में दया याचिकाएं किससे संबोधित की जाती हैं? तो भारत में जो दया याचिकाएं हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो दया याचिकाएं किसे संबोधित की जाती हैं? तो राष्ट्रपति को। भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार दया याचिका के लिए अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक सहारा है और राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, विराम देने या फिर कम करने या सजा को निलंबित करने की शक्ति होती है।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या की जाती है, प्रयोग। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह के बाद ही प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने का अधिकार रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति कौन करता है? तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अंतर्गत एसएससी के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के विषय में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना तथा एसएसी के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों में पूछताछ करना आदि इसके कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वयन करता है। क्या करता है? निर्देशन और समन्वयन करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है जो कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वयन करता है। CCEA समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करती है और यह मूल्य नियंत्रण, FDI, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होने तक सदन की कार्यवाही संचालित करता है। राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो वो नए सदस्यों को क्या करना? शपथ दिलाना तथा लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना। ये प्रोटेम स्पीकर के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पद अवधि क्या है? तो भारत के महान्यायवादी की जो पद अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर कोई निश्चित अवधि नहीं होती। तो भारत के महान्यायवादी की कोई निश्चित अवधि नहीं है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या नियुक्ति की जाती है? जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार वह संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए
किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? तो किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? एकवर्थ समिति, विवेक देबरॉय समिति, एसपी गांगुली समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो किस समिति ने प्रस्ताव रखा था केंद्रीय बजट को रेल बजट से अलग करने के लिए? तो एकवर्थ समिति ने रखा था। वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था और एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया था। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब? तो 1924 में। और 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया। अलग कब किया गया? 1924 में, और 2016 में फिर से मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यानी कि गण पूर्ति जो कोरम होती है पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो राज्यसभा में कितने होने चाहिए? तो राज्यसभा में 25, 50, 55 या फिर 75। तो राज्यसभा में ये 25 सदस्य होने चाहिए, जबकि लोकसभा में कितने होने चाहिए? तो लोकसभा में 55। संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना हिस्सा होती है? 10वां हिस्सा होती है। और यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या फिर बैठक को गणपूर्ति पूरा होने तक स्थगित कर दे। और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, इसीलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन के लिए पर्याप्त गणपूर्ति है। और इस तरह से लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य होने चाहिए, यानी कि कितना? 10वां हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच एक कड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि भारतीय संसद और विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच एक कड़ी है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को पारित एक प्रस्ताव के बाद की गई थी। इस समूह का उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देना और संसद के समक्ष संभावित मुद्दों पर संगोष्ठियां आदि का आयोजन करके संसद सदस्यों को जानकारी प्रदान करना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल और भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद एक क्या है? वैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है, जिसे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। यह अधिनियम पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी आंचलिक परिषद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद को संसद के 1971 अधिनियम द्वारा बनाया गया है। मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 कार्य कर रहे चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नागर हवेली, दमन दीप और पुडुचेरी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है।
महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? तो विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1947, 1986, 1971, 1962। तो 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है वो 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसकी जो पहली आधिकारिक बैठक थी उसका आयोजन 1962 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष भारत का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1962 में और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह क्या है? यह एक सलाहकारी निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह को मानना जरूरी नहीं है, बस एक सलाहकारी है। परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख और मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 148, 148, 145, 65 या फिर 165। तो किसमें यह प्रावधान है? तो यह है 165 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो महाधिवक्ता होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी पद से हटा भी सकता है और वह एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्य सभी के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। तो इसमें कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार भी नहीं होता है। जब सदस्य नहीं है तो मतदान भी नहीं कर सकता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानूनन अधिकारी कौन है? तो भारत में सर्वोच्च कानूनन अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के महान्यायाधिकर्ता। तो भारत के महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान का अनुच्छेद 76 से 78 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। वह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है उसको। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। साधारणतः भारत के प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव परिणाम के आधार पर अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं।
भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेही होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है और निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री को। भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को ही सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को विशेष स्थान दिया गया है। वह संवैधानिक तथा व्यवहारिक दोनों रूपों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। वह संवैधानिक तथा व्यवहारिक दोनों रूपों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और उसका जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण होता है। उसका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण होता है। लोकसभा यानी कि निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है और उसके बिना मंत्रिपरिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और लोक लेखा समिति। तो किसके होते हैं? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था और मूलतः इसमें कितने? तो 25 सदस्य थे और 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई और इसके सभी सदस्य कहाँ से? तो लोकसभा के होते हैं और इसकी समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। और लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, 17वें आम चुनाव में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो 17वें आम चुनाव में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 158, 100, 78 या फिर 200? तो कितनी हुई? तो 78। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता रहा है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 14.3% हो गई है। पहली बार 78 महिला सांसद निर्वाचित होकर सदन में पहुंची। हालांकि संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व से कम है। उल्लेखनीय कि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% और बांग्लादेश में 21% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरदायी शासन, सरकार का निरंकुश रूप और सरकार का अध्यक्ष रूप या राजशाही सरकार। तो संसदीय सरकार के रूप में जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। उत्तरदायी शासन को संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें कार्यपालिका शक्तियां एक मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और इसीलिए इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे संसद का बहुमत विश्वास प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए? गणपूर्ति पूरा करने के लिए कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए लोकसभा में? तो लोकसभा में कितने सदस्यों को होना चाहिए? 75,
55 लोकसभा सदस्य, 25 या फिर 50? तो इसमें ये 55 सदस्यों को होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए कितने? तो राज्यसभा के लिए हैं ये 25। कोरम पूर्ति तो राज्यसभा के लिए 25। गण पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा सदस्य 55 लोकसभा अध्यक्ष सहित होने चाहिए, अध्यक्ष सहित उपस्थित होने चाहिए। राज्यसभा के लिए संख्या 25 है और किसी भी सदन का सदस्य तभी पीठासीन होता है जब सदन की गणपूर्ति हो जाए। अगला क्वेश्चन होगा, किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष यानी कि पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के प्रधानमंत्री को, केंद्रीय वित्त मंत्री को? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सार्वजनिक कोष का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, की आयु तक होता है। इसको अपने पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और इसका कार्य भारत के संचित निधि यानी कि प्रत्येक राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो लेखा परीक्षा कौन करता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकायुक्त। तो कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं? कौन करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और वित्त मंत्री। तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर, हुकुम सिंह, बलीराम भगत और अनंतशयनम अयंकर। कौन थे? तो GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। कौन थे? तो GV मावलंकर थे। और इनका जो कार्यकाल है वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956। कहाँ तक? तो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। GV मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत का समेकित कोष और भारत के सार्वजनिक खाता और भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत का समेकित कोष। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते भारत के समेकित कोष से दिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते तो भारत के समेकित कोष से दिए जाते हैं। भारत का समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहां राजस्व, ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। धन संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से खर्च किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में समेकित निधि का वर्णन है। समेकित निधि का वर्णन किस में है? तो 266(1) में। भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है और यह निधि भारतीय संविधान या फिर कार्यपालिका के अधीन होती है। किसके? तो निधि राष्ट्रपति या फिर कार्यपालिका के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश शामिल है। तो भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा क्या शामिल है? तो भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडलीय सचिव
और भारत के उपराष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी तो कौन शामिल हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, यानी कि संसद, तो संसद में शामिल होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय भारत की क्या है? संसद है। तो भारत की विधान पालिका का जो सर्वोच्च निकाय है वो भारत की संसद है। भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने या फिर स्थगित करने की शक्ति है। किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास है दोनों ही सदनों को बुलाने या फिर स्थगित करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन का कहा जाता है। तो उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन का कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952, 1956, 1954 और 1950। तो कब किया गया था? तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 82 में इसका प्रावधान है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए और भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। अब तक 4 बार किया जा चुका है। 1952 में परिसीमन आयोग 1952 में क्या किया गया? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अधीन, और फिर 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के अधीन किया गया। 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के अधीन किया गया और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अधीन किया गया और अब तक 4 बार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 45 वर्ष? तो ये कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद हेतु अहर्ताओं का वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन सी अहर्ताएं? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त है, वह किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए? तो दोनों ही 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 542, 520 और 532 या फिर 552। तो कितनी है? 552। तो 552 ये होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 550 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन वाला जो था उन्हें हटा दिया गया है, तो इस वर्तमान में 550 है। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो वर्तमान 550 ही है। अगला क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, कोषागार यानी कि ट्रेजरी विधेयक, तो क्या कहा जाता है? तो निजी विधेयक। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को एक निजी विधेयक कहा जाता है। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को 4 भागों में बांटा जाता है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक वित्त विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक हैं। साधारण विधेयक जो है वो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित है, जबकि धन विधेयक
यह वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से संबंधित है। वित्त विधेयक तो यह भी वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं, धन, और ये धन विधेयक से क्या होते हैं, धन से भिन्न होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक तो ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष। किसके? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। और इसी प्रकार राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? तो कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके? 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952, 1950, 1947 और 1949। तो भारतीय संविधान किसमें हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। और भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया और इसकी जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, जो उस वक्त तत्कालीन जो थे उपराष्ट्रपति थे। 23 अगस्त 1954 को अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री? तो यह किसके पास है? तो ये है किसके पास? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन बी कहाँ पे है? बी हो जाएगा। राष्ट्रपति देश की सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में संयुक्त चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो ये सर्वोच्च न्यायालय। किसके? तो सर्वोच्च न्यायालय के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी और ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कौन बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह बने थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 87 तक रहा और भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 7वें।
ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यसभा? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संपूर्ण मतदान, एकल गैर हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जन निर्वाचित प्रत्याशी। तो किसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून और समतुल्य ही है। संसद के दोबारा बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या ए और बी दोनों सही हैं, या फिर केवल ए सही है, या फिर केवल बी सही है? ए और बी दोनों सही हैं, तो केवल ए सही होगा। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, ये बात गलत है। अनुच्छेद 123 में प्रावधान है कि अगर संसद के दोनों सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहता है। यदि इसी बीच इसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित न करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन के बाद में प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, ये बात गलत हो गई। और दूसरा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाए। तो ये बात भी गलत है। अगर कोई आरोप लगता है तो महाभियोग लाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उन्हें महाभियोग 61 लगाकर हटाया जा सकता है और महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। कितने? तो आरोप पत्र जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है। तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। सही बात है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि।
तो ये बात भी सत्य है, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, किसमें है? तो अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, जिनमें राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है, और इस अनुसूची में केवल 233 प्रतिनिधियों का उल्लेख है, जिसे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 यानी कि 233 प्लस 12 है। और जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वे कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? संसद पूरे भारत या फिर इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, तो ये बात सही है। संसद को अधिकार है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, तो ये बात भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में तथ्य है, तो संसद पूरे भारत के या फिर इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और ये बात 245(1) में कही गई है। संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल बिल जिस पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? लोकपाल बिल पर KR नारायण, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो किसने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो प्रणब मुखर्जी ने। लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया तथा 2014 से लागू हुआ, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। किसे? तो प्रथम लोकपाल किसको नियुक्त किया गया था? तो न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी और जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये बात कौन सा आर्टिकल जो है वो कहता है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, 3 या फिर 79? कौन सा कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, इसमें तो 79 में 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम जो है वो क्रम से क्या होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा होंगे, संसद बनेगी जिनसे, और राष्ट्रपति भी शामिल हो। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं किसके सुझाव पर? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल हैं, और उस राज्य के मुख्यमंत्री। तो किसके सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो ये दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में, तो संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, और राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डैश कहा जाता है? तो मत डालने को क्या कहा जाता है? विशेषाधिकार मत,
विशेषाधिकार प्रस्ताव, मतदान करना या फिर अधिमत। तो क्या कहा जाता है? मतदान करना कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता। किसमें? सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता है। वह तभी देता है जब बराबरी की स्थिति हो, वह अपना निर्णायक मत देता है। कैसा? बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है। और इसका तात्पर्य है गतिरोध को समाप्त करना। और इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक? तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 1 महीने। तो अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पे 6 महीने कार्य कर सकता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किसके? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने? 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या फिर अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संबंध में कौन सी चीज सही है? तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है? और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति के उसमें जो भाग लेते हैं वो निर्वाचित सदस्य लेते हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के मनोनीत भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। तो कौन हिस्सा, क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन नहीं है? प्रत्येक द्विसदनीय राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य। तो कौन सा? यह गलत है। तो केवल बी। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। और इनमें कौन कौन लोग जो है शामिल होते हैं? सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनको 59वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 69 में। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों जहां पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। और इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। ये घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति सारी शक्तियों को अपने हाथ में लेकर राज्य की और घोषणा करता है कि अब से राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी? संसद करेगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्य विधानसभा वगैरह में। अगला क्वेश्चन है डैश, एक ऐसा सवाल
जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, जब किसकी मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या? जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो कैसा प्रश्न? तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका जो उत्तर है वो मौखिक रूप से दिया जा सकता है, उन्हें तारांकित प्रश्न। कैसे प्रश्न? तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न। कैसे? अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? जिनका उत्तर लिखित में दिया जाता है और उनके बाद में जो है अनुपूरक प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जा सकते हैं। और तारांकित प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या फिर उनके द्वारा दिए गए किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। और अगला है, जब सदन चालू हो तो गवाह के रूप में भाग लेने की छूट। तो क्या हो जाएगा? तीनों ही बातें सही हैं। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक में किसका? संघ का वर्णन है। कहाँ से? 52 से 151 तक। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है। और इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। संसद में वाक स्वतंत्रता, संसद में या फिर उसकी किसी समिति में संसद के सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या फिर किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों के संबंध में उन्मुक्तियों के संबंध में समय समय पर संशोधन, संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व, कार्यवाही समाप्ति के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ना ही तो कार्यवाही शुरू होने के 40 दिन पहले से और ना ही 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। अगर कोई आपराधिक मामला किया है तो उसमें यह छूट नहीं है। अगला पॉइंट है, संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने की अधिकार के संबंध में सही है? तो कौन सा कानून बनाने के संबंध में सही है? संसद किसी भी अन्य देश के साथ कानून, किसी भी संधि या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या फिर भारत के एक राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के रूप में कानून बना सकती है। और इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो दोनों ही बातें सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। कैसे? अवैध नहीं ठहराया जा सकता। और केंद्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न। अनुच्छेद 249, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जा सकती है। तो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय
या राष्ट्रपति तो उच्च न्यायालय के समक्ष। देश में हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी मामले के खिलाफ न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है। न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? तो भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? 543 संसदीय क्षेत्र और लोकसभा में सदस्य 545, 543, 543 दोनों में, 541 और 545, 545 और 545। तो कितनी है? तो संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 और लोकसभा में कितने सांसद हैं? तो 545। लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य हैं। और वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या तो 543 है तथा लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं और यह सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। कब तक रहेगी? तो 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो दोनों ही बातें क्या हैं? सही हैं। तो हो जाएगा ए और बी दोनों सही। संविधान में संसद को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, जो कि संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही, सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता। यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता और यह अपनी कार्यवाहियों से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। तो ये बात सही है। अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उस दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है तो पद त्याग उसी तारीख से क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा। ये बात गलत है, तो कौन सा सी हो जाएगा? केवल ए। भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने के आवेदन पर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। सांसद को अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के विकल्प का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है? सही पूछा है। तो न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। यह विधेयक दिव्यांगों को कुल अधिकार प्रदान करता है। कितने? कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों और यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। 2016 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया।
कब? तो 3 दिसंबर को। और दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 या 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा और इस अधिनियम में निर्धारित विकलांगता की 7 शर्तों के स्थान पर 21 शर्तों को कवर किया गया है। और इसके अतिरिक्त बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी जैसे रोगों को जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है डैश प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो किसके बाद ना तो मौखिक उत्तर मांगा जा सकता है और ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न या फिर अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न के बाद जो है ना तो मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता, इसका लिखित में उत्तर दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकते इसके बाद। और ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है, क्या है कि लिखित उत्तर उसी मंत्री के द्वारा दिया जाता है जिस मंत्री से यह प्रश्न पूछा जाता है, उसके द्वारा सभा पटल पर इसको रखा मान लिया जाता है और इसे सभा की उस दिन के अधिकृत कार्यवाही यानी कि वृत्तांत यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट में छापा जाता है। और लिखित उत्तर के लिए 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति शासनकाल भी किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो संसद का जो अनुमोदन है वो अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। तो हो जाएगा बी, ए और बी दोनों सही। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सत्य है। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है तथा राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका करते हैं? तो राष्ट्रपति। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और इसके अलावा विदेशों के राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को क्या करता है? स्वीकार करता है। और इसके अलावा विदेशों में संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और इसकी संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो किसके तत्वाधान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन। तो लोक लेखा समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन करता है और ये भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करता है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। क्या? शपथ लेनी पड़ती है। और राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगला क्वेश्चन है सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का जो अधिकार है वो कौन देता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का जो अधिकार है वो संसद के द्वारा दिया जाता है और ये सिर्फ जांच पड़ताल करता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता। अर्थात सरकार को क्या है? सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है और संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गई हैं। वित्त संबंधी जो शक्तियां हैं वो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गई हैं। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। किसके? तो प्रस्ताव, मत या फिर राय या फिर इच्छा पत्र। तो प्रस्ताव के संबंध में। किसके? प्रस्ताव के संबंध में। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि सदन में कुछ करने और कुछ किए जाने का आदेश देता है। कौन देता है? प्रस्ताव या फिर किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। क्या करता है? कोई राय व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है? संवैधानिक निकाय, संविधानेतर निकाय, सांविधिक निकाय या फिर कार्यकारिणी निकाय। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं वो एक संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बताई गई हैं। किस आर्टिकल में? 148 में। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसको उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है? किसका गठन किया गया है ताकि सरकार, नौकरी और फिर निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो किसका गठन किया गया है? परियोजना संवर्धन योजना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय परियोजना अनुवीक्षण दल, परियोजना अनुवीक्षण दल। तो परियोजना अनुवीक्षण दल का गठन 2013 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत किया गया था और यह बड़े सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण हेतु मंजूरी की फास्ट ट्रैकिंग और उन्हें शीघ्र चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। और पीएमजी 14 सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले
कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कानून मंत्रालय। तो ये करता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय किसी भी समझौते, संधि या सहमति को मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले विदेश मंत्रालय उसका निरीक्षण करके उसे पारित करता है। कौन? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो मामलों के लिए जो प्रमुख मंत्रालय है, कैसे मामलों के लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इन सब के लिए है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और यह स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय बचत, लॉटरी, बीमा और कोषागार निदेशालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है और यह देश के सभी वित्तीय लेन देन निगरानी के लिए नोडल केंद्र है। क्या है? निगरानी के लिए नोडल केंद्र है। यह कराधान, वित्तीय कानून और वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? सेना, प्रौद्योगिकी, आसूचना और नागरिक। तो कौन सा मंत्रिमंडलीय सचिवालय का स्कंद नहीं है? तो प्रौद्योगिकी। भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है जिसमें मंत्रिमंडल को क्या कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है? किसको? मंत्रिमंडल को कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। और मंत्रिमंडल सचिवालय में सिविल, सैन्य एवं आसूचना 3 प्रकार के स्कंद होते हैं। कैसे? सैन्य, आसूचना 3 प्रकार के स्कंद होते हैं। सिविल स्कंद मुख्य स्कंद है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। और इस विभाग का सैन्य स्कंद सैन्य मामलों की रक्षा, मंत्री की समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अन्य समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करती है। जबकि आसूचना स्कंद केंद्रीय मंत्रिमंडल की संयुक्त आसूचना जुड़े मामलों को देखता है। अगला क्वेश्चन है, संसद सत्र डैश से आरंभ होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेताओं के बीच एक बैठक से, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश से, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से या फिर संसद के नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से। तो संसद का जो सत्र प्रारंभ होता है तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। तो संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से शुरू होता है और लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने से? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह बात अनुच्छेद 85 में कही गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 साल, 2 साल, 5 साल और 4 साल। तो राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 साल होता है। कितना? 6 साल। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा विघटित होती है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष के बाद, यानी कि हर तीसरे वर्ष तो 1/3 सदस्य क्या कर दिए जाते हैं? सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। अर्थात ये एक स्थायी सदन होता है। कैसा? स्थायी सदन होता है राज्यसभा, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है वो किसे प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? किसको किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति को।
भारत सरकार के वित्त खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को लोक सेवा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। और विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। इस पर तो दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है और यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो आज की क्लास